यह कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जो इस कहानी का हीरो है या विलेन। ये आप तय करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में वह हीरो है या विलेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। रात के करीब 12 बजने वाले थे। मैं और मेरी पत्नी अंकिता एक शादी अटेंड करके घर आ रहे थे। अंकिता मेरे पीछे बाइक पर बैठी थी। उसका एक हाथ मेरे कंधे पर था और वह कोई गाना गुनगुना रही थी, लेकिन चलती बाइक पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा गाना है। कुछ देर बाद हमारी मंजिल आ गई। हम बाइक से उतरकर अपने घर के अंदर गए और लाइट ऑन की। हाँ, आज तो बहुत थक गए पवन, अंकिता ने हांफते हुए कहा। हाँ, आज का दिन ही कुछ ऐसा था। आज का दिन बहुत अजीब था, है ना? मैंने अंकिता से पूछा। अजीब कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। शादी में तो बहुत मजा आया, पर थकान ने पूरे शरीर को जकड़ लिया है, अंकिता ने जवाब दिया। अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं, तुम्हारी तो ऐश थी। आज कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा तुम्हें। हाँ, पर समय के साथ सब बदल चुके हैं। और राहुल? राहुल सबसे अलग था, पहले भी और आज भी। जब हम साथ पढ़ते थे तब भी वह ऐसा ही था, और आज इतने दिनों बाद मिले फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं था। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा था कि कैसे उसने तुम्हें देखते ही अपनी बाहों में उठा लिया। जब मैंने अंकिता से यह बात कही तो उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहा, एक मिनट, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही पवन कि राहुल मुझे शादी में सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था? यह कहकर वह हंसी और फिर बोली, जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ मेरे पतिदेव, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। मैंने जवाब दिया, ठीक है, अब जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम यह मौका ऐसे ही गंवा दोगे? यह सुनकर मैं झट से अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि अंकिता का रोमांटिक अंदाज मुझे उसकी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो चुका था। कुछ देर बाद मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ कि अंकिता आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। वह आईने से अपनी शरारती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसके करीब जाता हूँ और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता हूँ, तुम्हें पता है, जब भी तुम किसी और के साथ होती हो या कोई तुम्हें छूने की कोशिश करता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। अच्छा, क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने कभी किसी को मेरे जितना प्यार करते देखा है? नहीं, अब तक तो नहीं। अब क्या, ऐसे ही टाइम पास करना है या कुछ? फिर मैं अंकिता को अपनी बाहों में उठाकर हमारे बिस्तर की ओर ले जाता हूँ। तभी अचानक हमारे घर की डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? अंकिता ने मुझसे पूछा। मुझे क्या पता, देखना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। मैं अंकिता को अपनी बाहों से नीचे उतारता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है। मेरी आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर पाती और मैं अनायास ही अपनी पलकों को बंद कर लेता हूँ। तभी अचानक कोई चीज मेरे सिर पर आकर टकराती है और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता हूँ। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरे सामने बस काला अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ ऐसा किसने किया? क्यों किया? अंकिता कहाँ है? मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। शायद मैं किसी बंद बॉक्स में था जो चारों ओर से सील था, लेकिन मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद कहीं कोई छेद था। मैं चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है। कई बार चिल्लाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मुझे अपने पैरों के करीब कुछ गीला और ढीला सा महसूस हुआ। ये क्या है? मेरे मन में फिर से सवाल उठा। मैंने अपने पैरों से उसे छूकर देखा। वह रस्सी की तरह लंबी और अजीब आकार की चीज थी। पर यह क्या? सवाल अब भी था। अचानक वह अपने आप हिलने लगी, मानो उसमें जान हो। कहीं ये सांप तो नहीं? अब दिमाग में सवाल के साथ डर भी था। मैं फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है? लेकिन खामोशी पहले की तरह ही छाई रही। अब मेरे पास बस दो ही रास्ते थे। पहला, या तो सांप मुझे काट ले और मैं हार मानकर यूं ही पड़ा रहूं। दूसरा, मैं उसे अपने पैरों से कुचल दूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। जिस कोने में मुझे सांप होने का एहसास हुआ था, मैं उस ओर चिल्लाते हुए पूरी ताकत से अपने पैरों को हथियार बनाकर मारता रहा। पर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वहां तो कुछ नहीं है। तो क्या यह मेरा वहम था? मेरी यह शंका तब दूर हो गई जब सांप ने मेरे पैर पर काट लिया। दर्द उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन डर अचानक दिमाग पर हावी हो गया। अब मैं क्या करूं? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन क्यों?
मेरा कसूर क्या है और मेरा अज्ञात दुश्मन कौन है? सवाल बहुत थे पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैं झटपटाने लगा और कर भी क्या सकता था। 7x3 का बॉक्स, उसमें मैं, खामोशी, अंधेरा और एक सांप। कुछ देर बाद मैं शांत हो गया, या यूं कह लीजिए कि शरीर में शायद सांप का जहर फैलने लगा था। शायद वक्त आ चुका था। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आंखें खुली थीं लेकिन उनके सामने अंधेरा था। शरीर, दिमाग और दिल हार मान चुके थे। मैं अपने परिवार और अंकिता को याद करके रोने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा हो। पर कौन? आवाज धीमी से तेज हो रही थी। कुछ ही देर बाद वह आवाज बॉक्स के बिल्कुल पास से आने लगी। मैं चिल्लाया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस बॉक्स के अंदर हूं। कोई जवाब नहीं आया, बस किसी के हांफने की आवाज सुनाई दे रही थी। पर किसकी? आपको क्या लगता है वह आवाज किसकी थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैंने फिर से पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, कौन है? तभी मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। शायद जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी वह एक कुत्ता था। तो क्या मैं बॉक्स के साथ जमीन में गड़ा हुआ था? यह हो सकता है। कुछ देर बाद कुत्ते की आवाज भी आनी बंद हो गई। शायद वह जा चुका था। वह अपने पेट को भरने के लिए जमीन में हड्डी तलाश रहा होगा, लेकिन बेचारा नाकाम रहा। अब मैं क्या करूं? और मैं अब तक सांप के काटने से मरा क्यों नहीं? यह मेरी किस्मत थी या कुछ और? मुझे कुछ तो करना होगा जिससे मैं इस कैद से बाहर आ सकूं। मैंने जोर लगाकर अपने हाथों से बॉक्स को धकेला, पर उसे खोलने में नाकाम रहा। फिर न जाने मुझे क्या सूझा। मैंने अपने दोनों हाथों से बॉक्स पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। दर्द हो रहा था, जो आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, लेकिन मेरे हाथों ने ठान लिया था कि कामयाबी हासिल करनी है। और हुआ भी यही। अचानक मेरे हाथ बॉक्स से बाहर निकल आए। जो छेद मेरे हाथों से बने थे, उनके अंदर से सूरज की रोशनी बॉक्स में पड़ने लगी। इसे देखकर मन को चैन मिला। फिर मैंने धीरे धीरे बॉक्स में हुए छेद को इतना बड़ा कर दिया कि मैं आसानी से बाहर निकल सकूं। मैं बॉक्स के अंदर से उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन शरीर मानो जमीन से बंधा हो, उठ ही नहीं पा रहा था। मैं हिम्मत करता हूं और बॉक्स से बाहर निकल आता हूं। बाहर आते ही तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर पाईं और बंद हो गईं। कुछ देर वहीं बैठने के बाद मैंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। यह तो कोई सुनसान जंगल है। यह जगह कौन सी है? मुझे पता करना होगा। मैं खड़ा हुआ और जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ा। जमीन पर मेरे कदम ऐसे पड़ रहे थे मानो मैं कोई बच्चा हूं जो चलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं बच्चा नहीं था। कुछ ही देर में मैंने अपनी चाल वैसी ही कर ली जैसी हमेशा होती थी। कुछ देर चलते चलते मैं दौड़ने लगा और जल्दी ही जंगल से निकलकर एक सड़क पर आ पहुंचा, जो जंगल के करीब से गुजर रही थी। वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अब मैं क्या करूं? तभी मुझे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी, जो मेरी ओर ही आ रही थी। मुझे इस गाड़ी को रोकना चाहिए। मैंने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए सड़क के बीचों बीच खड़े होकर गाड़ी के आने का इंतजार किया। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, मैंने देखा कि वह बिना धीमी हुए उसी रफ्तार में मेरी ओर बढ़ रही है। वह बिल्कुल पास आ गई। मैं चिल्लाया, रुको! पर वह नहीं रुकी। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और वह मुझसे टकरा जाती है। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूं कि गाड़ी आगे निकल चुकी है, पर मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा हूं। गाड़ी मुझसे टकराई थी, फिर भी मैं गिरा क्यों नहीं? मैं ये सोच ही रहा था कि गाड़ी के ब्रेक लगते हैं और वह अचानक सड़क के किनारे रुक जाती है। उसके अंदर से एक आदमी निकलता है। मैं उसे आवाज देता हूं, हेलो, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वह बस अपनी कार के पास खड़ा रहता है। मैं भागकर उसके पास जाता हूं और कहता हूं, हेलो भाई साहब, लेकिन वह फिर भी कोई जवाब नहीं देता। वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर मैं उसे अपने हाथों से छूता हूं और जो देखता हूं उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मेरा हाथ उसे छू नहीं पाता, बल्कि उसके शरीर से ऐसे निकल जाता है जैसे मेरा हाथ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि हवा का बना हो। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे क्या हुआ है? क्या मैं मर चुका हूं और आत्मा बन चुका हूं? नहीं नहीं, यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है। मैं फिर से उस आदमी को छूने की कोशिश करता हूं और मुझे यकीन हो जाता है कि अब मेरे पास मेरा शरीर नहीं है। मेरा मन घबराने लगता है और सिर मानो अभी फटने वाला हो। मुझे वापस वहीं जाकर देखना चाहिए जहां मैं दफन था। मैं उस ओर चल देता हूं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वह गाड़ी वाला आदमी एक सूटकेस लिए मेरे पीछे आ रहा था। मैं वहीं रुक जाता हूं, पर वह नहीं। वह मेरे शरीर के पार निकलता हुआ उसी दिशा में जा रहा था जहां मैं दफन था। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहता हूं और कुछ देर बाद वह वहां पहुंच जाता है। यह आदमी कौन है? क्या इसी ने मुझे मारा है? पर क्यों? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। वह सूटकेस को जमीन पर रखता है और उसी जगह को देखता है जहां मैं दफन था। मैं जिस बॉक्स में था वह दिखाई दे रहा था। जंगली कुत्तों ने उसके ऊपर की मिट्टी खोद दी थी। वह ज्यादा गहराई में भी नहीं दबा था। वह यह देखकर मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। फिर उसे खत्म करके बॉक्स की ओर बढ़ता है।
वह बॉक्स खोलता है। मेरा शरीर उस बॉक्स के अंदर था। मैं खुद को इस तरह देखकर अजीब महसूस कर रहा था, पर मैंने तो बॉक्स तोड़ा था, लेकिन बॉक्स तो सही सलामत था। वह आदमी मेरे शरीर से कहता है, कैसे हो, जिंदा हो ना? उसने ऐसा क्यों कहा? फिर वह सूटकेस खोलता है और उसके अंदर से एक कपड़ा निकालकर मेरे पूरे शरीर को साफ करता है। फिर वह मेरे शरीर पर परफ्यूम छिड़कता है और कहता है, तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तू मेरे लिए नोट छापने की मशीन है। 6 महीने हो गए, बस कुछ महीने और मेरे दोस्त, फिर मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। फिर वह मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाता है। मैं देखता हूं कि मेरे हाथों पर पहले से ही इंजेक्शन के बहुत सारे निशान लगे हैं। यह क्या कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी होती है। मेरी आंखें फिर से बंद होने लगती हैं और अंधेरा छा जाता है। अब बस कानों में एक आवाज आ रही थी, मिट्टी की आवाज, जो वह आदमी मेरे ताबूत के ऊपर डाल रहा था। पर वह है कौन? सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाबों की जगह बिल्कुल खाली थी। मेरी आंखें कुछ देर बाद फिर से खुलती हैं और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ जाती है। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। मैं किसी भी चीज या जीव के आर पार जा सकता हूं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। वह आदमी कौन था? इन सभी सवालों के जवाब मुझे एक ही जगह मिल सकते थे, मेरा घर। मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ता हूं। पहले मैं उस जंगल को पार करके शहर तक पहुंचता हूं और फिर अपने घर के पास आता हूं। इस सफर में बहुत समय लगता है। आप ये मत सोचिए कि फिल्मों की तरह मेरी आत्मा झट से अपनी मंजिल तक पहुंच गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। घर पर आकर मैं देखता हूं कि घर पर लोगों की चहल पहल थी। मैं अंदर जाता हूं और देखता हूं कि अंकिता के सिर पर चोट लगी है और वह एक जगह बैठी है। लोग उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। वह सबको यह कह रही थी कि वह ठीक है, बस मामूली सी चोट है। मैं अंकिता को अपने सामने पाकर उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास जाकर उसे उसके नाम से पुकारता हूं। लेकिन उसे मेरे वहां होने का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि किस्मत हमारे साथ कोई ऐसा खेल खेल रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तभी वहां मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ आता है और अंकिता से कहता है, आप जानती हैं ना भाभी, भाई को लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है और हम यह भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। आपका अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने, इसका मतलब जिस रात मुझ पर हमला हुआ था वह बात 6 महीने पुरानी है। मुझे लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं, पर मुझे मारा किसने? मेरे भाई अविनाश की बातों से पता चल रहा था कि मुजरिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी उससे खतरा था। मैं खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन अब मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। मन में गुस्सा था, बदले की भावना थी, पर साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि उस रात अंकिता को कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे पिताजी पुलिस के साथ घर पर आते हैं और पुलिस अंकिता का स्टेटमेंट लेती है। मैं घर के बाहर आता हूं और पूरी ताकत से चिल्लाता हूं, फिर बिना किसी मंजिल के चलता जाता हूं। कुछ देर बाद एक पार्क के बेंच पर जाकर बैठ जाता हूं। वहां शांति थी जो मेरे गुस्से को कम कर रही थी। तभी कोई मेरे बेंच पर आकर बैठता है। मैं उसकी ओर नहीं देखता, पर वह किसी से कहता है, कितनी शांति है ना यहाँ पर। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता, तो मैं उसकी ओर देखता हूँ। मेरे बेंच पर और कोई नहीं बल्कि राहुल था, अंकिता का बचपन का दोस्त। वह मेरी ओर ही देख रहा था, पर क्यों? क्या वह मुझसे बात कर रहा था? मैं भी उसकी ओर ही देखता रहता हूँ। कुछ देर बाद वह फिर से मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? यह सुनकर मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखता हूँ। यह तो मुझसे ही बातें कर रहा है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वह जवाब देता है, हाँ। क्या तुम भी से क्या मतलब है तुम्हारा? वह हंसते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूं पवन। हम दोनों मर चुके हैं। यह सुनकर मैं चौंक जाता हूं और उससे कहता हूं, पर तुम, यह कैसे हुआ? यह सुनकर राहुल एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें याद है हम 6 महीने पहले एक शादी में मिले थे? हाँ, मैं जवाब देता हूं। मैं शादी अटेंड करने के बाद फोन पर बात करता हुआ अपनी गाड़ी के पास गया। गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक कोई मेरी गाड़ी की विंडो पर दस्तक देता है। मैं शीशा नीचे करता हूं और तभी अचानक वह मुझ पर एक तेजधार हथियार से हमला करता है। वह उस हथियार को मेरे सीने में गाड़ देता है और मैं कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता हूं। क्या तुमने देखा कि वह कौन था? मैंने राहुल से पूछा। नहीं, वहां बहुत अंधेरा था, मैं उसे नहीं देख पाया, राहुल जवाब देता है। मैं राहुल से कहता हूं, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मेरा खून भी उसी रात हुआ था। क्या? यह सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ राहुल, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हम दोनों का एक ही दिन मरना। मैं नहीं जानता था कि तुम भी उसी रात मरे हो या मारे गए हो। कुछ दिनों पहले मुझे अंकिता दिखी तो मैं उसके पीछे पीछे तुम्हारे घर तक गया। जब मैंने तुम्हारी फोटो पर हार देखा तब पता चला कि तुम भी मर चुके हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम भी उसी रात मरे थे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने मारा? नहीं राहुल,
लेकिन मुझे पता करना है और उसे सजा दिलानी है। मैं 6 महीने से यह पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे किसने मारा, पर तुम तो जानते ही हो, ना कोई हमें सुन सकता है और ना कोई देख सकता है। इसलिए मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब पता नहीं मेरी आत्मा भटक क्यों रही है। शायद तुम्हें इंसाफ चाहिए मेरी तरह। पर कैसे पवन? हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम अब तक कहाँ थे? तुम मेरे साथ ही मरे थे ना? हाँ, जब मेरी आंखें खुली 6 महीने गुजर चुके थे। अजीब है, पर हम दोनों ही इस दुनिया से वाकिफ नहीं हैं। तभी हमारे पास से एक बच्चा गुजरा जिसकी आंखों पर काला चश्मा था। उसके एक हाथ में लकड़ी थी और दूसरे हाथ में एक कटोरा जिसमें कुछ चिल्लर पड़े थे। वह हमारे पास रुकता है और कहता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। यह अजीब था। मैं और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। हम कुछ कहते इससे पहले ही वह लड़का बोला, कोई बात नहीं साहब, और आगे बढ़ने लगा। मैं उसे जाता देख आवाज देता हूं, रुको। राहुल और मैं उसके कदमों की ओर देखते हैं। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वह बच्चा मुड़कर कहता है, हाँ साहब। आपने कुछ कहा? मैं और राहुल एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक सारथी मिल चुका था और वह हमारे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा, बच्चे तुम हमें देख सकते हो? उसने हंसकर जवाब दिया, क्या मजाक कर रहे हो साहब? एक अंधे से देखने की बात कर रहे हो? तो तुम हमें सुन सकते हो? उसने फिर कहा, क्या बात कर रहे हो साहब? आप अजीब बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं आपको सुन सकता हूं। आप कोई भूत प्रेत थोड़ी हैं जो किसी को दिखाई या सुनाई नहीं देते। यह सुनकर राहुल कुछ कहने ही वाला था कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता हूं। शायद राहुल उसे बताने वाला था कि हम दोनों आत्मा हैं। फिर मैं उस बच्चे से कहता हूं, बेटा तुम हमारा एक काम करोगे? वह कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मेरी आंखें नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, बस भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। पर अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि वही काम बस मैं ही कर सकता हूं, है ना? यह सुनकर राहुल कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। पैसे लगेंगे साहब? पैसे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। तो ठीक है साहब, काम बोलिए। हाँ एक बात और साहब, मैं गलत काम नहीं करूंगा। कहीं आप मुझसे कोई नशीले पदार्थों का काम तो नहीं करवाना चाहते? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं उसे दिलासा देता हूं। फिर उसे कहता हूं, तुम कुछ देर यहीं बैठो, हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मैं और राहुल उससे कुछ दूर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। राहुल मुझसे कहता है, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? हमें इसे बताना होगा कि हम दोनों आत्मा हैं। नहीं राहुल, हम इसे यह नहीं बता सकते। देखो, यह बच्चा है और अंधा भी। जब हम इसे बताएंगे कि हम आत्मा हैं तो यह डर सकता है, और अगर इसने हमारी मदद नहीं की तो तुम जानते हो, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना होगा। पर हमें करना क्या है पवन? हमें अपने घर वालों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। इस बच्चे को हमें अपने घर वालों के पास लेकर जाना होगा, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसे यह भी पता ना चले कि हम मर चुके हैं। मुझे अपने घर वालों की मदद करनी है और उन्हें यह बताना है कि मेरी लाश जंगल में है। शायद वे लोग उस आदमी को पकड़कर यह पता लगा सकें कि असली मुजरिम वही है या कोई और। पर मेरा तो अंतिम संस्कार हो चुका है पवन। जब मुझे होश आया तब मुझे मरे हुए बहुत वक्त हो चुका था। पुलिस केस भी नहीं हुआ था, जो अजीब था। कहीं मेरे परिवार को भी किसी ने धमकाया तो नहीं? ओह गॉड, मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा? और मैं पागल, मरने के बाद कभी भी अपने घर नहीं गया। बस एक दिन गया था, और जब मैंने अपनी यादों में पायल को रोते हुए देखा तो उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे देख पाऊं। पायल कौन है? मैंने राहुल से पूछा। उसने बताया कि पायल उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ ही रहती थी। उनकी शादी तो नहीं हुई थी, पर वे दोनों राहुल के घर में लिव इन में ही रहते थे। तुम्हारी फैमिली में और कौन है? मैंने राहुल से फिर पूछा। उसने जवाब दिया, बस एक छोटा भाई आकाश, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं है मेरी फैमिली में। आकाश को तो अंकिता भी जानती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया राहुल, पर तुम चिंता मत करो। हमारा मरकर भी इस जहां में होना इस बात का सबूत है कि हम अपने कातिल को सजा दिला सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है पवन? सबसे पहले हमें तुम्हारे घर जाना होगा राहुल। मैंने जैसे ही यह बात राहुल से कही, अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं अचानक राहुल से दूर जाने लगा। राहुल घबराते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या हो रहा है पवन? मुझे नहीं पता, ये पहले भी हुआ है। मैं अचानक मेरे शरीर में पहुंच जाता हूं। मुझे पकड़ कर रखो, मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा पवन। मेरे हाथ फिसल रहे हैं। मैंने देखा कि राहुल पूरी ताकत लगाने के बावजूद मुझे रोकने में नाकाम था। मैं उससे कहता हूं, राहुल मुझे छोड़ दो। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं तो तुम्हें इस बच्चे की मदद से हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। राहुल अपनी गर्दन हिलाकर सहमति जताता है और मुझे छोड़ देता है। मैं बहुत तेजी से अपने शरीर की ओर खिंचता चला जाता हूं और उसमें समा जाता हूं।
पर जब मैं अपने शरीर के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं कि वही आदमी वहां बैठा था जिसे मैंने पहले देखा था। वह मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था। मेरी कहानी आगे तो बढ़ रही थी, पर कहानी के पन्ने पीछे की ओर पलट रहे थे। लेकिन मैं भी तैयार था अपनी ही अनसुलझी पहेली को समझने के लिए। मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है और मैं धीरे धीरे गहरी नींद में सोने लगता हूं। पर क्या यह मेरा अंत है? मैं जानता तो नहीं, पर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा ताकि अपनी कहानी को पूरा कर सकूं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, मेरी आत्मा फिर से मेरे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। समय बीतता है, पर मैं अभी भी अपने शरीर के अंदर कैद था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं फिर से अपने शरीर के पिंजरे से आजाद होना चाहता था, पर साथ ही बेबस भी था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। कभी मैं शरीर के अंदर होता था और कभी बाहर। यह कैसी कश्मकश थी जो मेरी समझ से परे थी। लेकिन काफी समय बाद वह क्षण आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं शरीर के बंधन से फिर आजाद हुआ और मेरा सबसे पहला काम था राहुल के पास वापस जाना। मैं पूरी ताकत से भागता हुआ वहीं पहुंचा जहां मैंने राहुल को छोड़ा था। रात हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी नजरें उस पार्क के चारों ओर घुमाई, पर वह मुझे कहीं नहीं दिखा। निराश होकर मैं एक बेंच की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और तभी एक तेज मुक्का मेरे जबड़े पर आकर लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली। मैं अभी भी जमीन पर पड़ा था और मेरे सामने राहुल खड़ा था। मैं अपनी जगह से उठा और राहुल से कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि अचानक किसी ने मुझे मारा और मैं जमीन पर गिर गया। तुम कहां थे? वो बच्चा कहां गया? और क्या तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा? क्योंकि हमें तो बस आत्मा ही मार सकती है। मैंने राहुल से सवाल पूछा, पर वह अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा, क्या बात है राहुल? वह धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाता है। उसकी आंखें लाल थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। क्या हुआ राहुल? बात क्या है? संपादित संस्करण। वो जवाब देता है, मुझे पता चल चुका है कि मेरा कातिल कौन है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो? राहुल कुछ देर खामोश रहता है और फिर अचानक चीख कर कहता है, वो तुम हो। मुझे मारने वाला और कोई नहीं, बल्कि तुम हो। मुझे सब पता चल चुका है। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए सहम गया। राहुल कैसी बातें कर रहा था? क्या उसे कुछ हो गया था? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने तो उसे मारा ही नहीं। यह सब क्या हो रहा था? मैं राहुल को दिलासा देता हूं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेरा विश्वास करो। राहुल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो यह तक नहीं पता था कि तुम मर चुके हो। प्लीज राहुल, मुझ पर विश्वास करो। पर वह नहीं मानता। मेरे पास आकर मेरी गिरेबान पकड़ता है और गुस्से में कहता है, बहुत हुई तेरी नौटंकी। हम दोनों आत्मा हैं और कोई हमें देख नहीं सकता। हम दोनों मर चुके हैं, पर अब मैं तेरी आत्मा को तब तक तड़पाऊंगा जब तक कि तेरी आत्मा के भी प्राण न निकल जाएं। यह कहते ही राहुल मुझ पर लात घूंसों की बौछार कर देता है। मैं उसके हर वार से खुद को बचाने की कोशिश करता हूं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गिड़गिड़ाता रहता हूं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद वह थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। मैं भी थक कर उसके पास बैठ जाता हूं। वह हाँफते हुए मुझसे कहता है, तूने मुझे किस मकसद से मारा था पवन? मैं फिर कहता हूं, मेरा यकीन करो राहुल, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम किस बुनियाद पर मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हो? फिर वह बताने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह अंधा बच्चा मुझे आवाज देता है। मैं कुछ देर तक उसे इग्नोर करता हूं, पर जब वह जाने लगता है तो मुझे एहसास होता है कि मुझे अकेले ही हिम्मत करके अपने घर जाना चाहिए। मैं उसे आवाज देकर रोकता हूं। वह मुझसे धमकी भरे लहजे में कहता है, या तो काम की बात करो या मुझे जाने दो। फिर मैं उसे अपने घर का पता बताता हूं और कहता हूं, तुम्हें वहां पर कुछ करना होगा जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। वह मान जाता है और मैं उसे रास्ता बताते हुए अपने घर लेकर जाता हूं। घर पहुंचकर वह मुझसे पूछता है, अब काम क्या है साहब? मैं उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता हूं और घर के अंदर जाता हूं। दीवारें मुझे नहीं रोक सकती थीं, इसलिए मैं उन्हें चीरते हुए अंदर चला गया। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं है। तभी अचानक मुझे पायल की हंसी सुनाई दी। कितने दिनों बाद मैंने पायल की हंसी सुनी थी। मैं बहुत खुश हुआ और उस दिशा में बढ़ा जहां से उसकी आवाज आ रही थी। पर वहां जाकर जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पायल बिस्तर पर आकाश की बाहों में लिपटी हंस रही थी और दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। यह मेरा भ्रम था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मरे हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे और पायल ने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। आकाश, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसने ही यह सब किया।
यह देखकर मेरे दिल में गुस्सा था, पर दिमाग कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैंने वहां से वापस जाने का मन बनाया और जैसे ही जाने लगा तभी आकाश ने पायल से कहा, हमने जो सोचा था वह तो नहीं हुआ, पर हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट गया और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। पर आकाश, उस ब्लैकमेलर का क्या करें? वह हमारे लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। अगर वह सच बोल रहा है तो खेल बदल सकता है। खेल हमारे हाथ में ही है पायल। बस एक बार वह मिल जाए तो हम चैन से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। पवन ने हमारे रास्ते से राहुल को हटा दिया और हमें खुलकर एक दूसरे से प्यार करने की आजादी दे दी। अब बस एक और कदम बाकी है, फिर हम सभी मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे। यह सब सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतना बड़ा विश्वासघात, और इसमें पवन भी शामिल है। मैं गुस्से में घर से बाहर आया। निकलते वक्त दीवार पर लगी हमारी फैमिली फोटो पर गुस्से में मुक्का मार दिया। फोटो में मैं, पायल और आकाश थे। मुक्के की चोट से उस पर दरार आ गई थी। बाहर आकर देखा तो वही अंधा बच्चा वहीं खड़ा था। मेरी आहट पाकर उसने पूछा, तो साहब अब बताइए मुझे करना क्या है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, जिस काम के लिए तुझे यहां लाया था वह हो चुका है, अब तू जा सकता है। पर वह जिद करने लगा, आपने मेरा वक्त बर्बाद किया, अब मुझे उसके बदले पैसे चाहिए। मैं उसे पैसे कैसे देता? गुस्से में आकर मैंने उसे वहां से जाने के लिए कहा और उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राहुल। अगर तुम आते तो मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे, और तुम आए। फिर आगे क्या हुआ यह तुम जानते ही हो। राहुल की आंखों में गुस्सा था, पर इस बार वह उलझन में भी दिख रहा था। मैंने कहा, तुमने दो गलतियां की हैं राहुल। पहली, मुझ पर शक करके, और दूसरी, उस बच्चे को तुम्हारे घर के सामने छोड़कर। राहुल का घर। घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। आकाश दरवाजे की ओर बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी उसी फैमिली फोटो पर पड़ती है जिसे जाते वक्त राहुल ने मुक्का मारकर तोड़ दिया था। फोटो पर दरार थी। आकाश को कुछ अजीब लगा। तभी अंदर से पायल की आवाज आई, आकाश देखो तो, दरवाजे पर कौन है? हाँ मैं देखता हूं। आकाश दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आकाश दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहीं अंधा बच्चा खड़ा था। आकाश उससे पूछता है, हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं साहब, बस मुझे यहां आने के कुछ पैसे चाहिए। मेरा कितना वक्त खराब हुआ है तो मुझे कुछ तो दो। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरे साहब, एक दूसरे साहब मुझे यहां लेकर आए और पता नहीं अचानक से वो कहां चले गए। वो मुझे यहां किसी काम से लेकर आए थे, पर उन्होंने मुझसे कोई काम करवाया नहीं, बस मेरा समय खराब किया। वो शायद आपके दोस्त होंगे साहब, तो प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। आकाश को उस बच्चे की बातें अजीब लगती हैं। वह उससे पूछता है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? बच्चा हंसते हुए कहता है, अरे साहब देखो, मैं अंधा हूं तो देख कैसे सकता हूं। मैं बस उन्हें सुन पा रहा था। आकाश को उसकी बातों पर शक होता है। वह उसके सामने अपना हाथ हिलाकर देखता है कि कहीं यह बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी अंदर से पायल भी आ जाती है। पायल आकाश और उस बच्चे को देखकर पूछती है, अरे आकाश, यह बच्चा कौन है? आकाश पायल के पास जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता, पर इसका कहना है कि इसे यहां कोई लेकर आया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अंदर चलो, मैं इसे भी अंदर लेकर आता हूं। पायल अंदर चली जाती है और आकाश उस बच्चे को भी अंदर लेकर आता है। वह उससे उसका नाम पूछता है और बच्चा बताता है कि उसका नाम चीना है। आकाश, जो एक मनोचिकित्सक था, चीना को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाकर उससे सब सच उगलवाना चाहता था, पर चीना के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। आकाश और पायल उसे चाय पिलाते हैं जिसमें वे एक दवा मिला देते हैं। कुछ ही देर में चीना बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तब तक आकाश उसे हिप्नोटाइज कर चुका होता है। हिप्नोसिस के दौरान आकाश उसके मुंह से सब उगलवा लेता है। चीना बताता है कि उसे दो लोग मिले थे, पर यहां वह सिर्फ एक के साथ आया था। पर वे दोनों कौन थे यह वह नहीं जानता था, क्योंकि वह अंधा था। आकाश और पायल का सीधा शक उस ब्लैकमेलर पर जाता है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। दूसरी तरफ पवन और राहुल भी राहुल के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि आकाश उस बच्चे से सब उगलवा रहा था। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए कि उनकी वजह से वह बच्चा अब मुश्किल में फंस चुका है, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे दोनों तो आत्मा थे। राहुल पवन से कहता है, कुछ करो। पवन, यह बच्चा हमारी वजह से मुसीबत में फंसा है तो हमें ही कुछ करना होगा। तभी राहुल की नजर दीवार पर टंगी उसी फोटो पर पड़ती है जिस पर उसने गुस्से में मुक्का मारा था। वह उसके ऊपर बने क्रैक को देखता है और फोटो के पास जाकर कुछ देर सोचता है। पवन उससे पूछता है, क्या हुआ राहुल, क्या बात है? राहुल गंभीर स्वर में कहता है, रुको और देखो। राहुल का बदला। इसके बाद राहुल तेजी से आकाश के पास जाता है और उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है। मुक्का लगते ही आकाश दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ जाता है।
यह देखकर पायल घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ आकाश? आकाश दर्द से कहता है, पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जोर से मुक्का मारा हो। यह देखकर पवन भी चौंक जाता है। वह भी आकाश को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। राहुल पवन से कहता है, चिंता मत करो, शायद ऊपर वाले ने मुझे यह करने का मौका दिया है। इसके बाद राहुल अपने भाई आकाश को उठाकर पटकने लगता है और अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। आकाश और पायल बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकाश को कौन पीट रहा है, क्योंकि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में आकाश खून से लथपथ हो जाता है। राहुल गुस्से में आकाश की गिरेबान पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और चिल्लाकर पूछता है, बता, तूने ऐसा क्यों किया? पर आकाश कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। राहुल सिर्फ उसे छू सकता था। फिर पवन कहता है, राहुल, इस बच्चे को होश में लाओ और फिर इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। राहुल आकाश को हवा में दूर फेंक देता है और फिर उस बच्चे को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करता है। कुछ ही देर में वह होश में आता है और कहता है, मैं कहाँ हूं? राहुल उसे तसल्ली देता है, तुम ठीक हो बच्चे। राहुल की आवाज सुनकर वह पहचान जाता है और कहता है, अरे साहब, आप आ गए। प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। आकाश और पायल डर और घबराहट में कांपती आवाज में उस बच्चे से पूछते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो? बच्चा जवाब देता है, यही साहब तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। आकाश चौंक कर पूछता है, कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ? राहुल चीना से कहता है, इन्हें बताओ कि मेरा नाम राहुल है। फिर चीना आकाश और पायल की ओर देखकर कहता है, इनका नाम राहुल है। राहुल का नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे कांपने लगते हैं और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, राहुल। राहुल का नाम सुनकर आकाश और पायल सदमे में आ जाते हैं। आकाश डरते हुए कहता है, पर राहुल तो मर चुका है, पवन ने अपने हाथों से उसे मारा था। यह सुनकर पवन भी चौंक जाता है और गुस्से में आकाश के पास जाकर चिल्लाता है, मैंने राहुल को नहीं मारा। राहुल चीना से कहता है, इनसे पूछो कि इनके पास क्या सबूत है कि पवन ने मुझे मारा। चीना अचानक सबसे दूर हटकर खड़ा हो जाता है और घबराकर पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। कौन जिंदा है, कौन मरा है और कौन कातिल? मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राहुल यह देखकर समझ जाता है कि चीना डर चुका है। वह उसे समझाता है, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चीना सहमे हुए कहता है, पर आपने तो अपना नाम राहुल बताया और ये दूसरे साहब कह रहे हैं कि आप तो मर चुके हैं। पहले मुझे सच बताइए, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। राहुल जवाब देता है, तो सुनो चीना, मैं यानी राहुल और यह जो मेरे साथ खड़ा है पवन, हम दोनों मर चुके हैं। हम आत्माएं हैं। सिर्फ तुम हमें सुन सकते हो, लेकिन मैं सभी को छू सकता हूं, पर पवन नहीं। हमें यह पता लगाना है कि हमें किसने मारा और क्यों, और इसका जवाब सिर्फ मेरा भाई और मंगेतर दे सकते हैं, जो यहीं मौजूद हैं। तुम्हें हमारी आवाज बनना होगा। चीना घबराते हुए पूछता है, आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ चीना, हमारा यकीन करो। तो मुझे करना क्या होगा? पवन चीना के पास आकर कहता है, इनसे पूछो कि राहुल को किसने मारा और ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इन्हें कहो कि या तो ये सच बताएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें। यह सुनकर चीना फिर डर जाता है, लेकिन राहुल उसे समझाता है, तुम मत डरो, हम बस इन्हें डराना चाहते हैं ताकि ये सच बोले। इसके बाद चीना घबराए हुए आकाश और पायल के पास जाता है और कहता है, आप सब सच बता दो, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आकाश कहता है, हमने तुमसे कहा ना कि हमने राहुल को नहीं मारा, हमने बस राहुल भाई के साथ विश्वासघात किया। यह सब पवन की वजह से हो रहा है। अगर वो अपने पागलपन को काबू में रखता तो ये सब होता ही नहीं। आकाश यह नहीं जानता था कि पवन भी यहीं मौजूद है। चीना उसे बताने ही वाला होता है कि राहुल उसे रोक लेता है। आकाश धीरे से कहता है, भाई हमें नहीं पता कि ये आप ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्लीज, हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पायल भी आकाश के साथ हाथ जोड़कर रोती हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। राहुल पवन के पास जाकर पूछता है, यह किस पागलपन की बात कर रहे हैं पवन? कहीं तुम भी तो मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा रहे? पवन खुद असमंजस में था। वह कहता है, मैं खुद कंफ्यूज हूं राहुल, अगर मैं दोषी हुआ तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। राहुल गहरी आवाज में कहता है, अब कैसी सजा पवन? तुम मर चुके हो, क्या तुम भूल गए? इसके बाद राहुल चीना से कहता है, इन्हें कहो कि मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इन्हें हमें हर बात सच सच बतानी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। चीना आकाश की ओर देखकर वही बात दोहराता है। आकाश गहरी सांस लेते हुए कहता है, राहुल ने ही एक दिन मुझे पवन की पत्नी अंकिता से मिलवाया था और बताया था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी काम है।
जब मैं अंकिता से मिला तो उसने अपने पति पवन के बारे में बताया। अंकिता ने कहा था, कई बार जब कोई मेरे करीब आता है तो पवन को न जाने क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह पवन नहीं बल्कि कोई और हो जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि वे पवन को मेरे पास लाएं और मैं उनका चेकअप करूं। जब हमने पवन का चेकअप किया तो हमें पता चला कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यह बीमारी उसके अंदर छिपे शैतान को बाहर ला देती है और वह अंकिता के करीब आने वाले इंसान को छोटी छोटी बातों पर भी मार सकता है। जब मैंने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने मुझे बताया कि उसने अब तक अंकिता पर बुरी नजर रखने वाले 3 लोगों को मौत के घाट उतारा है और जब तक वह जिंदा है अंकिता को अपने से दूर नहीं होने देगा। जो भी उसके और अंकिता के बीच आएगा उसे वह मौत के घाट उतारता रहेगा। अब यह सब अंकिता को भी पता चल चुका था। वह डर चुकी थी कि उसका पति एक कातिल है। वह मुझसे इस बारे में सलाह मशवरा करती है और कहती है, क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मैंने उसे समझाया, पवन को कोई सलाखें नहीं रोक सकती। तुम्हें हर पल उसके साथ ही रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। अंकिता मेरी बात मानती है और वह अपना अधिकतर समय पवन के साथ बिताने लगती है। दूसरी ओर राहुल भैया अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके थे कि वे पायल को भूल ही गए थे। इसी बीच मेरी और पायल की नजदीकियां बढ़ने लगी। हमने कई बार राहुल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो सके। फिर एक दिन वह रात आई जब यह सब हुआ। उस दिन मैं और पायल भी उस शादी में मौजूद थे। मैंने देखा कि राहुल ने अंकिता को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले तो मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। राहुल को एक ही इंसान हमारी जिंदगी से हटा सकता है और वह था पवन, जो राहुल और अंकिता को घूर रहा था। मैं पवन के पास गया और पहले तो उससे सामान्य बातें करने लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे राहुल और अंकिता की कॉलेज के दिनों की दोस्ती के बारे में बताना शुरू किया। यह सुनकर पवन इतना गुस्सा हो गया कि वह तुरंत वहां से उठकर चला गया, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह राहुल को उसी रात मार डालेगा। मैं उसका पीछा करने लगा और देखा कि पवन ने राहुल के सीने में खंजर घोंप दिया है। शादी में जहां लोग खुशी से नाच गा रहे थे, वहीं उनके पास ही किसी का खून हो चुका था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मैं राहुल की लाश को सबसे छुपाकर अपने घर ले आया और पहले पायल फिर अंकिता को इसके बारे में बताया। अंकिता सदमे में थी। वह बोली, मैं पुलिस को सब बता रही हूं। पर मैंने उसे रोक दिया। वह कहने लगी, मुझे पवन से छुटकारा चाहिए, मैं एक खूनी के साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे बातों में उलझाया और कहा, मैं अपने भाई के कातिल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर हमने एक योजना बनाई। हमने एक कातिल को पवन के लिए हायर किया जो उसे मार सके, और हमने ऐसा ही किया। अंकिता की मदद से हमने पवन को मरवा दिया और कातिल से कहा कि वह पवन की लाश को या तो छुपा दे या नष्ट कर दे। उसने वैसा ही किया। इसके बाद मैंने राहुल की हत्या को एक कार एक्सीडेंट का रूप दे दिया ताकि पुलिस को शक न हो कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे और अंकिता के पास उस कातिल का फिर से फोन आया। उसने बताया कि पवन जिंदा है, वह उसके पास है और तब से हम दोनों से पैसे ऐंठ रहा है। यह सुनकर राहुल और पवन दोनों सन्न रह गए। राहुल ने पवन की ओर देखा और पवन ने राहुल की ओर। पवन को अब सब समझ आ चुका था कि असल में क्या हो रहा है। वह राहुल से बोला, राहुल, मैं अपने दूसरे रूप से अनजान था, पर अब वह सब जान चुका है। उसे बस तुम ही रोक सकते हो। पर कैसे पवन? मैं कैसे? राहुल ने यह कहा ही था कि अचानक पवन अपने शरीर की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में राहुल के सामने से गायब हो गया। अब पवन अपने शरीर में वापस पहुंच चुका था। जहां वह ब्लैकमेलर पवन को इंजेक्शन लगा रहा था, अचानक पवन की आंखें खुल गईं। ब्लैकमेलर घबराकर उसकी ओर देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। पवन अचानक उस ब्लैकमेलर की गर्दन अपने हाथ से पकड़ता है और एक ही झटके में उसे तोड़ देता है। ब्लैकमेलर वहीं पर मर जाता है। पवन बॉक्स से बाहर आता है, अंगड़ाई लेता है और कहता है, राहुल, तू जब जिंदा था तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब मरने के बाद तू क्या कर सकता है? यह कहकर पवन हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। पवन अब जिंदा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का शैतान भी। अब पवन के शरीर पर उसका नियंत्रण कम था और शैतान का कब्जा ज्यादा। वह एक पुराने घर में अपना बसेरा बना लेता है। दूसरी तरफ राहुल सब समझ चुका था। उसे यह भी एहसास हो गया था कि आकाश के बिना पवन को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि अभी आकाश को उसके किए की सजा देना ठीक नहीं होगा। उसने चीना की मदद से आकाश को यह कहलवाया कि वह उसे माफ कर रहा है, ताकि पवन को ठीक करने के लिए आकाश की मदद ले सके। राहुल आकाश को बताता है कि पवन सब जान चुका है। आकाश राहुल से वादा करता है कि वह हर तरह की मदद के लिए तैयार है। राहुल सोच रहा था, पवन के साथ क्या हुआ? क्या वह जिंदा भी है या नहीं? अगर वह जिंदा है तो उसे कैसे रोका जाए? उसका मन कह रहा था कि पवन जरूर जिंदा है और उसे इसके लिए तैयार रहना होगा। पवन का घर
अंकिता के पास पवन के माता पिता आते हैं और कहते हैं, बेटिया अंकिता, हमने तुम्हें एक बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह देखा है। पवन के जाने के बाद तुम अकेली पड़ चुकी हो। हमें तुम्हारी चिंता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं बिता सकती। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं अब ठीक हूं। मैं मानती हूं कि मैं पवन को नहीं भुला सकती, पर मुझे इसी तरह जीने की आदत डालनी होगी। बेटी, तुम्हें इस दर्द से बाहर आने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम अविनाश से शादी कर लो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हम तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। फैसला तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर अंकिता कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती माँ बाबूजी। मुझे कुछ वक्त दीजिए। हाँ हाँ बेटी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। पवन जैसा भी था, अंकिता उससे प्यार करती थी, लेकिन पवन के पागलपन ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया, जिससे अंकिता को न चाहते हुए भी यह फैसला लेना पड़ा। अंकिता कुछ दिनों तक इस बारे में सोचती है, लेकिन उसे एक न एक दिन फैसला लेना ही था, और वह फैसला लेती है। वह अविनाश से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अविनाश का फैसला। अविनाश को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, माँ बाबूजी, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मैंने अंकिता भाभी को कभी इस नजर से नहीं देखा। हम शादी के बंधन में बांध सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट नहीं हो सकता। बेटा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे। अंकिता के बारे में सोचो। इतनी कम उम्र में उसने पवन को खो दिया। वह अकेली है, उसका साथ दो। शायद पवन भी यही चाहता था। अविनाश इस बात पर सहमत हो जाता है। राहुल को खबर मिलती है। अविनाश और अंकिता की शादी की तारीख तय हो जाती है। यह खबर राहुल के भाई आकाश तक भी पहुंचती है। यह सुनते ही वह चीना के पास जाता है। चीना एक झोपड़पट्टी में रहता था। आकाश चीना के पास जाकर कहता है, चीना, मुझे राहुल भैया से बात करनी है और तुम ही एकमात्र इंसान हो जो उनसे संपर्क कर सकता है। बस तुम ही जानते हो कि वह कहाँ मिलेंगे। राहुल ने चीना को एक पता दिया था और बताया था कि वह हमेशा वहीं मिलेगा, शहर से बाहर, एक कब्रिस्तान में, पीपल के पेड़ के नीचे। आकाश चीना के साथ उस कब्रिस्तान में जाता है। वे दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर राहुल को आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद राहुल की आवाज आती है, हाँ चीना, मैं आ चुका हूं। क्या बात है? चीना राहुल की आवाज सुनकर आकाश को बताता है कि राहुल यहां आ चुका है। आकाश राहुल को बताता है, पवन की पत्नी अंकिता और उसके भाई अविनाश की शादी तय हो चुकी है। वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और आप जानते हैं कि अंकिता की शादी यानी पवन की वापसी, जो मौत की आंधी लेकर आएगी। यह सुनकर राहुल मन ही मन सोचता है, तुम ये क्या कर रही हो अंकिता? तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही हो। वह अभी जिंदा है, लेकिन तुम डरो मत। भले ही मैं अपना शरीर त्याग चुका हूं, लेकिन हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वही पुराना घर जहां पवन रहता है। पवन आईने के सामने खड़ा था और खुद को देख रहा था। वह खुद से कह रहा था, अंकिता जो भी फैसला लेगी वह सही है। वह सारी उम्र अकेले नहीं बिता सकती। उसे किसी का साथ चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ होता है। वह अचानक अपना सिर आईने में मारता है। आईना टूट जाता है और पवन के सिर से खून बहने लगता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। अंकिता सिर्फ मेरी है। जो भी मेरे और अंकिता के बीच आएगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। वह सिर्फ मेरी है और मैं अभी जिंदा हूं। यह पवन के अंदर का शैतान था जो दिन ब दिन उस पर हावी होता जा रहा था। अंकिता अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। वह एक साड़ी की दुकान पर आईने में अपने ऊपर साड़ी लगाकर देख रही थी कि कौन सी साड़ी उस पर अच्छी लगेगी। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह ध्यान से आईने में देखती है कि आखिर उसे कौन देख रहा है। वह और कोई नहीं, पवन था। अंकिता पवन को देखकर बहुत डर जाती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अविनाश उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ अंकिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंकिता घबराकर कहती है, हाँ अविनाश, मैं ठीक हूं, बस अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो हम घर चलते हैं। ठीक है अंकिता, जैसा तुम ठीक समझो। वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन अंकिता अभी भी डरी हुई थी। पवन को देखकर उसके भीतर एक अनजाना भय समा गया था। पवन और राहुल आमने सामने। अंकिता और अविनाश के जाने के बाद पवन भी वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ को किसी ने अब भी जकड़ रखा था। यह देखकर पवन कहता है, राहुल, क्या तुम हो? उसका शक सही था। उसके हाथ को पकड़ने वाला राहुल ही था। अब राहुल और पवन आमने सामने खड़े थे, पर पवन उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन वह यह जरूर जानता था कि उसके हाथ को राहुल ने ही पकड़ा हुआ है। राहुल पवन से कहता है, हाँ मैं ही हूं पवन। लेकिन पवन कुछ नहीं सुन पा रहा था।
राहुल यह समझ जाता है कि अब पवन भी उसे नहीं सुन सकता, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोग नहीं सुन पाते। राहुल सोचता है, मुझे इससे बात ही क्यों करनी है, मुझे बस इसे खत्म करना है ताकि और लोग मरने से बच सकें। पवन के भीतर का द्वंद्व। दूसरी ओर पवन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। शायद यह वही पवन था जो हिंसा में नहीं बल्कि अहिंसा में विश्वास रखता था। यह पवन का अच्छा रूप था, लेकिन राहुल यह नहीं जानता था। राहुल को बस पवन को खत्म करना था। वह पवन के गले को अपने हाथों से जकड़ता है और उसे दबाने लगता है। पवन को राहुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसका गला कौन दबा रहा है और क्यों। धीरे धीरे पवन का चेहरा लाल होने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। तभी पवन में अचानक एक अजीब सी ताकत आ जाती है। वह राहुल के हाथों को पकड़कर अपने गले से हटा देता है। अब पवन ने राहुल के हाथों को पकड़ रखा था। यह अजीब था। हमने फिल्मों में देखा है कि आत्माओं के आगे सब बेबस होते हैं, लेकिन यहां पवन की ताकत के आगे राहुल कमजोर पड़ चुका था। उसका शैतानी रूप पूरी तरह जाग चुका था। गुस्से में वह अदृश्य राहुल से कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते राहुल, और तुम क्या, मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेरे रास्ते में मत आओ। पवन राहुल का हाथ छोड़ता है और कहता है, अरे चीना, तुम। राहुल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह पवन की ओर देखता है और पाता है कि पवन गायब हो चुका है। पवन वहां से जा चुका था। राहुल भागकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे पवन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राहुल बहुत गुस्से में था कि उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया। कब तक बचोगे पवन? पवन का घर। पवन के घर पर खुशी का माहौल था। सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे अपने अतीत का डर सता रहा था, और वह थी अंकिता। तभी पवन के घर पर आकाश आता, जिसके साथ चीना भी होता है। अंकिता आकाश को देखती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे आकाश, तुम यहां? हाँ अंकिता, मैं यहां। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं आकाश, सब खुश हैं। और तुम? बस बहाना ढूंढ रही हूं खुश रहने का। पर मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर डर नजर आ रहा है। तुम्हें किस बात का डर है अंकिता? किसी बात का नहीं। किस डर की बात कर रहे हो तुम? और यह बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? इसका नाम चीना है। यह देख नहीं सकता पर सुन सकता है। जिन्हें हम नहीं सुन सकते उन्हें यह सुन सकता है। हम किन्हें नहीं सुन सकते? तुम बात को घुमा क्यों रहे हो? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अंकिता, राहुल यही मौजूद है हमारे पास। वह तुम्हें देख पा रहा है, सुन पा रहा है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागलों के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या? राहुल को मरे कितना वक्त हो चुका है तुम जानते हो? हाँ, तो मैंने कब कहा कि राहुल जिंदा है? वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं मौजूद है, और वह इस वक्त यहीं पर है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आकाश? भैया, इन्हें यकीन दिलाइए। फिर वहां मौजूद राहुल उस कमरे में रखी एक कांच की प्लेट उठाता है, जिसे अंकिता भी देख रही थी। वह हैरान थी कि कांच की प्लेट हवा में कैसे तैर रही है। यह देखकर वह चौंक जाती है। अचानक से प्लेट जमीन पर आ गिरती है। ये तुम क्या कर रहे हो आकाश? ये मैं नहीं कर रहा हूं अंकिता, ये राहुल कर रहा है। हमारा यकीन करो, राहुल यहीं मौजूद है, और हम यहां तुम्हें कुछ बताने आए हैं। क्या? यही कि पवन जिंदा है। यह बात सच है। जो किडनैपर हमें फोन करके कहता था कि पवन अभी जिंदा है, वह सही कह रहा था। यह सुनकर अंकिता उस कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, तो इसका मतलब जिसे मैंने देखा था वह कोई वहम नहीं था, वह पवन ही था। तभी चीना कहता है, हाँ वह पवन ही था। राहुल भैया कह रहे हैं कि कल इनका पवन से सामना हुआ था, लेकिन वह इन्हें चकमा देकर भाग गया। ये कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। आपने जो पवन के साथ किया उससे वह एक आदमखोर बन चुका है, और जो भी उसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। यह सुनकर अंकिता कहती है, यह सब मेरी गलती है। मुझे पुलिस को सब बता देना चाहिए था। न मैं पवन को मरवाने के प्लान में शामिल होती और न ही यह दिन देखना पड़ता। आकाश कहता है, जो होना था वह हो चुका। अंकिता, इसमें हम सबकी गलती है। हम सब ने जुर्म किया है, लेकिन हम पवन जितने खतरनाक नहीं हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए अंकिता। राहुल भैया हमेशा यहीं रहते हैं ताकि वह तुम्हें और अविनाश को पवन से बचा सकें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आकाश, मैं क्या करूं? मेरी वजह से अब अविनाश भी इस मुसीबत में पड़ चुका है। हाँ, वह भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। पर तुम कब तक पवन से बचती रहोगी? हमें उसका सामना करना होगा। मिलकर ही हम पवन को रोक सकते हैं। अब हम चलते हैं अंकिता, अपना ख्याल रखना। राहुल भैया यहीं पर हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आकाश और चीना वहां से चले जाते हैं, लेकिन राहुल वहीं मौजूद था अंकिता के लिए। वह अंकिता और पवन के बीच एक दीवार की तरह था। पवन को अंकिता तक पहुंचने के लिए राहुल का सामना करना होगा।
अंकिता का डर अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उसे कुछ तसल्ली भी थी कि राहुल मरने के बाद भी उसके लिए खड़ा है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिससे सब बदल जाता है। जब अंकिता और आकाश बातें कर रहे थे तो उनकी बातें पवन का भाई अविनाश सुन लेता है। दूसरी तरफ चीना आकाश के साथ अपने घर जा रहा था। आकाश चीना के घर के पास अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, तुम्हारा घर आ चुका है चीना। चीना आकाश से कहता है, आकाश भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं आज अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, यह कहकर आकाश चीना को पैसे दे देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब भी जरूरत हो मेरे पास चले आना। इस घटना के कुछ समय बाद रात का वक्त था। चीना लड़खड़ाते हुए अपने हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उसके घर पर उसके बूढ़े माँ बाप और भाई बहन उसका इंतजार कर रहे थे। उसने आज अपने घर पर बताया था कि वह सबके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लेकर आएगा। वह सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसके छोटे भाई बहन बार बार अपने माता पिता से पूछ रहे थे, भैया कब आएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। चीना खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह कौन था? चीना आवाज देकर पूछता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। चीना को डर लगता है। वह फिर से आवाज देकर पूछता है, मैंने पूछा कौन है, लेकिन दोबारा भी कोई जवाब नहीं आता। चीना डरकर भागने लगता है। अंधे होने के कारण वह रास्ते पर पड़ी चीजों से टकरा रहा था, लेकिन फिर भी वह भागता जा रहा था। पर एक अंधा इंसान कितनी देर तक भाग सकता है? भागते भागते चीना एक आदमी से टकराता है जो उसके रास्ते में खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। बेचारा चीना अपनी कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह शख्स चीना के सिर पर लोहे की रॉड से वार करता है। चीना जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर से खून बह रहा था और वह वहीं पड़ा पड़ा तड़प रहा था। वो शख्स चीना को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद चीना अपने खरीदे हुए खाने के पास ही दम तोड़ देता है। उधर चीना के घर पर उसके परिवार वाले भूखे पेट उसकी राह देख रहे थे। कब आएगा भैया, हमें बहुत भूख लगी है। पर अब वह नहीं लौटने वाला था। वह अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका था। अंकिता के कमरे में अंकिता अपने कमरे में बैठी थी। वह अपने चारों ओर देखकर कहती है, राहुल क्या तुम यहीं हो? मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं हो। राहुल वहीं था। वह उसे सुन पा रहा था। अंकिता कहती है, किस्मत भी कितनी अजीब है राहुल, तुम एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं था। यह सब मेरी गलती है। तुम्हारी जान मेरी वजह से गई। यह अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। तुमने अपनी जान हमारी दोस्ती के कारण गंवा दी। तभी वहां पवन का भाई अविनाश आता है और अंकिता से कहता है, अंकिता माँ बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकिता उससे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? फिर वह अविनाश के साथ पवन के माता पिता के पास जाती है। वहां जाकर देखती है कि पवन के माता पिता का चेहरा उतरा हुआ था। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उनके मन में कोई सवाल है। वे किसी बात से दुखी थे, पर किस बात से? अंकिता यह जानना चाहती थी। वह उनसे कहती है, क्या हुआ माँ बाबूजी, अब ठीक तो है ना? यह सुनकर पवन की माँ कहती है, बेटी हम नहीं जानते थे कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है। यह सुनकर अंकिता दुविधा में पड़ गई कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वह उनसे पूछती है, आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पवन के पिता अंकिता से कहते हैं, पर अब हमें सब समझ आ चुका है। अंकिता बेटी, हमने तुम्हें एक बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह इज्जत दी थी, पर तुम तो नागिन निकली जो अपने मालिक को ही डस लेती है। अंकिता को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अविनाश कहता है, अंकिता हमें पता चल चुका है कि पवन अभी जिंदा है और यह भी कि उसे मारने के प्लान में तुम शामिल थी। यह सुनकर अंकिता चौंक जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जो भी कहा जा रहा था वह सब सच था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि जब सबको इस बारे में पता चलेगा तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। अंकिता खामोश खड़ी रहती है और उसकी खामोशी उसके ऊपर लगे इल्जामों को सही साबित कर रही थी। अविनाश कहता है, जब तुम आकाश के साथ इस बारे में बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम यह सब क्या कह रही हो, लेकिन यह सब सच था। और अब तुम यहां खामोश खड़ी हो, इसका मतलब यही है कि हमारा जो शक तुम पर था वह सही था। तुमने पवन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। हमें जानना है अंकिता कि पवन इस वक्त कहां है। हमें उसकी चिंता हो रही है। अंकिता खामोश खड़ी थी। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। तभी अविनाश उसे पकड़कर झकझोरता है और कहता है,
हमारी बातों का जवाब दो अंकिता। हमने पुलिस को इस बारे में बता दिया है। वे कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। सब खत्म हो चुका है। तुम हमें बता सकती हो या फिर तुम जानती हो कि पुलिस मुंह खुलवाने में कितनी पीड़ा देती है। तुम वह पीड़ा सहन नहीं कर पाओगी। अपना जुर्म कबूल करो और अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राहुल भी वहीं मौजूद था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अंकिता को इस मुसीबत से कैसे बचाए। वह सोचता है कि पुलिस के आने से पहले ही वह चीना के पास जाएगा और उसे यहाँ लाकर सबको सारी बातें बताएगा। वह जल्दी से चीना के घर की ओर भागता है। कुछ देर बाद जब वह चीना के घर पहुंचता है तो वहां मातम का माहौल था। घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे। एक कपड़े में किसी की लाश लिपटी हुई थी। लोग अर्थी को सजा रहे थे। राहुल को नहीं पता चला कि कौन मर चुका है। वह चारों ओर चीना को खोजता है। तभी उसकी निगाह उस लाश पर पड़ती है जो कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे से कुछ कपड़ा हटा हुआ था। राहुल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसका मन कह रहा था कि जो वह सोच रहा है वह गलत हो, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे लाश के पास जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। वह चीना ही था। राहुल वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वह एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाता है। वह बस चुपचाप बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। चीना की अचानक मौत ने राहुल को तोड़कर रख दिया था। वह खुद को चीना की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। अगर मैं चीना की जिंदगी में नहीं आता तो शायद उसे अपनी जान न गंवानी पड़ती। राहुल दुखी भी था और गुस्से में भी। उसका गुस्सा पवन के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह पवन को ही चीना की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। यह सब पवन की वजह से हुआ है। उसने ही चीना को मारा है। तभी उसे आकाश की चिंता होती है। कहीं पवन आकाश को भी न मार दे। यह सोचकर वह अपने घर की ओर भागता है। कुछ देर बाद जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा घर खाली पड़ा है। आकाश, पायल। राहुल पूरे घर में चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह पूरे घर में इधर उधर दौड़ता है पर आकाश और पायल कहीं नहीं थे। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है, पवन, तू एक बार तो बच चुका है लेकिन अब तेरा वक्त आ चुका है। मैं आ रहा हूं। दूसरी तरफ पवन के घर पुलिस आ चुकी थी। अविनाश पुलिस को पूरी बात बता देता है। अंकिता खामोश खड़ी थी। उसे अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ नहीं कहना था। वह जानती थी कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा और वह अब थक चुकी थी। वह सजा काटने के लिए तैयार थी। पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आता है और कहता है, मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस की गाड़ी में जा रही होती है तो वह हाथ जोड़कर पवन के माता पिता और अविनाश से कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वे सब खामोश खड़े रहते हैं और पुलिस अंकिता को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। पुलिस के जाने के बाद एक डाकिया पवन के घर आता है। उसके हाथ में एक पार्सल होता है। वह पार्सल अविनाश को देता है और कहता है, आपके लिए यह पार्सल आया है। अविनाश वह पार्सल ले लेता है। अविनाश के माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा यह क्या है? अविनाश जवाब देता है, पता नहीं बाबूजी, इसे खोलकर देखना पड़ेगा। इधर पुलिस अंकिता को लेकर जा रही थी कि तभी इंस्पेक्टर की नजर गाड़ी चला रहे कांस्टेबल के चेहरे पर पड़ती है। इंस्पेक्टर उसे गौर से देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? कांस्टेबल इंस्पेक्टर की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है, पवन। वह और कोई नहीं बल्कि खुद पवन था जो पुलिस की वर्दी में पुलिस की गाड़ी चला रहा था। अगले ही पल पवन एक पिस्तौल निकालता है और इंस्पेक्टर की कनपटी पर रख देता है। यह देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। अंकिता पवन को देखकर पहले ही सदमे में थी। पवन गाड़ी रोकता है और इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस गाड़ी से उतर जाओ। तुम इसे कहां ले जा रहे थे? इसने कोई जुर्म नहीं किया। इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, पवन, तुम यह गलत कर रहे हो। तुम पुलिस से बच नहीं पाओगे। यह सुनकर पवन हंसते हुए कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो मौत को भी चकमा दे दिया, तो पुलिस क्या चीज है? अब जल्दी करो, इस गाड़ी से उतर जाओ। मौत को चकमा देना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर गोली चल गई तो तुम्हारा भेजा इसी गाड़ी के डैशबोर्ड पर होगा। डर के मारे सभी पुलिसकर्मी गाड़ी से उतर जाते हैं और पवन अंकिता को लेकर वहां से चला जाता है। जब पवन गाड़ी चला रहा था तो वह बार बार रियर व्यू मिरर में अंकिता को देख रहा था जो पीछे की सीट पर बैठी थी। वह अंकिता को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ खामोशी और अकेलापन। वह गाड़ी से उतरकर एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद अंकिता भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। पवन हथकड़ी देखता है, फिर गाड़ी से एक चाबी निकालकर लाता है और अपने हाथों से उसकी हथकड़ी खोल देता है। अंकिता और पवन दोनों खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अंकिता पूछती है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? यह सुनकर पवन मुस्कुराता है और कहता है,
तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें मारूंगा या नहीं? अंकिता धीरे से कहती है, मैं नहीं जानती। पवन एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है? अंकिता कहती है, क्योंकि तुम मेरे प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि तुम्हारा पागलपन लोगों के लिए खतरा बन चुका था। पवन गहरी सांस लेकर कहता है, इसका कारण तो तुम ही थी। अगर ऐसा ही था तो खुद को खत्म कर लेती। मैं जिंदगी भर पागलों की तरह भटकता रहता, लेकिन किसी को मारता तो नहीं। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तुम पहले ही बहुत से निर्दोषों को मार चुके हो। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लोग मरते रहे या तुम्हारे जैसे लोग मारते रहे तो यह दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। पवन ठंडी आवाज में कहता है, तो होने दो, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे लिए ही लोगों को मारा, लेकिन अब मेरा पागलपन इतना बढ़ चुका है कि इसे काबू करना मेरे बस की बात नहीं। अंकिता धीरे से कहती है, तुम जानते हो, इससे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है। पवन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, और आज मैं वही करने वाला हूं। यह कहकर पवन पिस्तौल निकालता है और अंकिता की ओर तान देता है। राहुल गुस्से में पवन के घर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस अंकिता को लेकर जा चुकी है। वह जानता था कि पवन अंकिता के पास जरूर आएगा, उसे मारने के लिए। फिर वह वहां से पुलिस स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में अचानक वह रुक जाता है। उसके सामने कोई उसकी ओर आ रहा था, और वह और कोई नहीं बल्कि पवन ही था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। पवन को देखकर राहुल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर मुक्का बनाया हुआ था। पवन उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। राहुल अपनी पूरी ताकत से पवन पर मुक्के से वार करता है, लेकिन पवन राहुल के मुक्के को अपने हाथों से रोक लेता है। फिर हंसते हुए राहुल से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था राहुल, तुम मुझे नहीं रोक सकते। यह कहकर पवन राहुल के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। राहुल मुक्का खाकर दूर जा गिरता है। अब राहुल जमीन पर पड़ा था और पवन उसके सामने सीना ताने खड़ा था। राहुल यह देखकर हैरान था कि पवन उसका सामना कर रहा था। राहुल रास्ते पर पड़ा एक पत्थर उठाकर पवन की ओर फेंकता है, लेकिन पवन उसे भी रास्ते में ही पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। फिर पवन राहुल से कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूं। यह सुनकर राहुल चौंक जाता है। आखिरकार पवन उसे कैसे देख पा रहा था? इस घटना के कुछ देर पहले पवन अंकिता के ऊपर गन ताने खड़ा था, लेकिन अंकिता न तो हैरान थी और न ही डरी हुई। वह मुस्कुराकर उसका सामना कर रही थी। पवन पिस्तौल के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखता है और कहता है, वक्त आ चुका है अंकिता। हाँ पवन, मैं तैयार हूं। पवन चाहकर भी उसके ऊपर गोली नहीं चला सका। वह अपने माथे पर हाथ मारकर कहता है, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर अंकिता कहती है, तुमने तो बहुत से लोगों को मारा है, तो तुम्हारे हाथ मुझे मारने से क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अंकिता। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता और ना करेगा। यही तो दिक्कत है पवन। तुम मुझसे प्यार करते हो, पर बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा कि लोग इसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं। और मैं भी इसे प्यार नहीं, पागलपन ही समझती हूं। पागलपन, हाँ यह पागलपन है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। प्लीज अंकिता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं भटक चुका हूं। रास्ता एक ही है पवन, मेरी मौत या तुम्हारी मौत। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं फैसला करके आया था अंकिता। बस मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी थी, जो मैं कर चुका हूं। इस पागलपन में मुझसे बस एक ही गलती हुई है, और वह है राहुल का खून। मैंने जितने भी लोगों को तुम्हारे लिए मारा, उनकी तुम्हारे ऊपर गंदी नजर थी। उन्हें जीने का कोई हक नहीं था। उनमें कोई भी निर्दोष नहीं था। मैंने बस एक ही निर्दोष को मारा है, और वह था राहुल। मैंने उसे जानने में गलती कर दी, और इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उससे मिला। आकाश के भड़काने पर मैं अच्छे और बुरे का फर्क ही भूल गया। अब वक्त आ चुका है। मैंने जो गलतियां की थीं, उनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुमने तो कोई गलती की ही नहीं, तो तुम्हें सजा क्यों मिलेगी? यह कहकर पवन पिस्तौल को अपनी कनपटी पर रखता है और अंकिता से कहता है, अलविदा अंकिता। अविनाश और माँ बाबूजी को तुम्हारी जरूरत है, उनका ख्याल रखना। इसके बाद पवन खुद को गोली मार लेता है। गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है और पवन वहीं दम तोड़ देता है। यह सब देखकर अंकिता हैरान रह जाती है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पवन की लाश के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है, मैं जानती हूं पवन, तुम्हारे जितना प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर हो सके तो अगले जन्म में फिर मेरी जिंदगी में आना, पर एक अच्छे और सुलझे हुए पवन बनकर, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। पवन की आत्मा वहीं खड़ी थी और अंकिता की बातें सुन रही थी। पवन अंकिता के माथे को छूता है, लेकिन अंकिता को इसका एहसास नहीं होता।
यह करने के बाद पवन वहां से चला जाता है। एक जगह पर पवन की आत्मा का सामना राहुल की आत्मा से होता है। पवन राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल यह देखकर हैरान था कि पवन उसके हर वार का जवाब दे रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पवन उससे कहता है, घबराओ मत राहुल, मैं मर चुका हूं और अब तुम्हें देख सकता हूं, तुमसे बातें कर सकता हूं और तुमसे लड़ भी सकता हूं। यह सुनते ही राहुल अपनी जगह से खड़ा होता है और भागकर पवन की गिरेबान पकड़ लेता है। फिर गुस्से में कहता है, तो लड़ो मुझसे। राहुल पवन पर लात घूंसों की बौछार कर देता है। अब पवन राहुल के वारों का जवाब नहीं दे रहा था, वह बस मार खाता जा रहा था। वह तब तक मार खाता रहता है जब तक राहुल शांत नहीं हो जाता। राहुल पवन को छोड़ता है और कहता है, तुमने ये बहुत गलत किया पवन, तुम क्यों मर गए? मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि खुद का, चीना का और दूसरे लोगों का बदला ले सकूं। यह सुनकर पवन हंसता है और कहता है, सॉरी राहुल, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया या अभी बाकी है? क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है। अगर तुम मुझे और मारना चाहते हो तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। इसका राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह पवन से पूछता है, क्या यह अंत है? पवन जवाब देता है, मेरा है लेकिन तुम्हारा नहीं। पर क्यों? तुम एक मुजरिम होने के बाद भी इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे, फिर मैं यहां क्यों भटक रहा हूं? हर चीज का एक मकसद होता है राहुल। मेरी कहानी के पन्ने यहीं खत्म होते हैं, लेकिन तुम्हें एक अधूरा काम और करना है। क्या? राहुल ने पूछा। पवन ने जवाब दिया, तुम मुझे चीना के खून का जिम्मेदार मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं राहुल कि मैंने चीना को नहीं मारा। यह सुनकर राहुल चौंक जाता है। अगर तुमने चीना को नहीं मारा तो फिर उसका कातिल कौन है? राहुल पवन से पूछता है, अगर तुमने चीना को नहीं मारा तो बताओ उसका कातिल कौन है? पवन राहुल की ओर देखता है और राहुल पवन की ओर। पवन का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। राहुल घबराकर पवन से कहता है, मुझे बताओ चीना को किसने मारा? पवन ने जवाब दिया, तुम्हारी कहानी के पात्र, जो इस देश से भाग चुके हैं और विदेश में ऐश कर रहे हैं, यह सोचकर कि वे इस मुसीबत से निकल चुके हैं। राहुल सब समझ चुका था कि चीना का कातिल कौन है। राहुल वहीं खड़ा खड़ा पवन को इस दुनिया से मुक्त होते हुए देखता है। दूसरी तरफ पवन के घर एक पार्सल आया था जिसमें एक टेप थी। अविनाश और उसके माता पिता उस टेप को चलाकर देखते हैं। उस टेप में पवन का रिकॉर्ड किया हुआ एक संदेश था जिसमें वह कहता है, ये सन पोप पर पे था। माँ, बाबूजी और अविनाश, मैं जानता हूं कि आप मुझे कितना मिस कर रहे हैं, लेकिन यह दुनिया का दस्तूर है। जिसे हम हद से ज्यादा चाहते हैं वह हमें कभी नहीं मिलता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं सोच रहा था कि मुझे अपनों से धोखा मिला, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने खुद अपनों को धोखा दिया है। मुझे एक बीमारी है जिसका खामियाजा बहुत से लोगों ने भुगता है। मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। मैंने लोगों को जान से मारा, एक नहीं, दो नहीं, इससे भी ज्यादा। अंकिता ने मुझे मारने का प्लान बनाया, जो गलत था, लेकिन वह नादान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाश ने उसे अपने जाल में ऐसे फंसाया कि वह उसमें बस फंसती ही चली गई। लेकिन मैं सोचता हूं कि वह अपनी जगह सही थी। मुझे रोकना जरूरी था, क्योंकि दिन ब दिन मैं सबके लिए खतरा बनता जा रहा था। जब आपको यह वीडियो टेप मिलेगा तब शायद मैं जिंदा रहूं या न रहूं। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अंकिता को अकेलेपन का एहसास मत होने देना। वह बहुत कुछ झेल चुकी है। आप खुद सोच कर देखिए उसे कैसा लगा होगा जब उसे अपने ही पति को मारने का प्लान बनाना पड़ा। वह मुझसे प्यार करती थी और आज भी करती है। उसी प्यार की वजह से उसने अपने हाथों से मुझे मारा, लेकिन मैं बच गया। मैं चाहता हूं कि वह और अविनाश खुशहाल जिंदगी बिताएं और आप माँ और बाबूजी इन दोनों का साथ दें। यह सब देखकर अविनाश और पवन के माता पिता पछता रहे थे कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। तभी अविनाश पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि पवन अंकिता को किडनैप करके अपने साथ ले गया है। यह सुनकर अविनाश और पवन के माता पिता को अंकिता की चिंता होने लगी। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है जहां पवन ने खुद को गोली मारी थी। पवन की फैमिली भी वहां पहुंचती है। अविनाश और पवन के माता पिता अंकिता से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, लेकिन अंकिता उन्हें कहती है, आप माफी मत मांगिए, गलती तो मेरी थी, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। और इस तरह पवन और अंकिता की कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अमेरिका के मियामी शहर में आकाश और पायल एक बीच पर एंजॉय कर रहे थे। पायल हंसते हुए आकाश से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर यहाँ ऐश कर रहे हैं। तुमने कितनी चालाकी से पवन और राहुल को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अब क्या पता कौन जिंदा है कौन मरा हुआ, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम बस यहाँ ऐश करेंगे। यह सुनकर आकाश पायल से कहता है, हाँ मेरी जान, एक बार तो मुझे भी लगा कि बाजी उलटी हो गई है, कहीं हम इसमें हार ना जाएं।
लेकिन राहुल यह नहीं जानता था कि मैंने अच्छे अच्छों का इलाज किया हुआ है। राहुल का सारथी चीना था और चीना के मरने के बाद अब राहुल एक कटी पतंग की तरह हो जाएगा। पर आकाश, मुझे कई बार डर लगता है कहीं अब भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा ना रहा हो। तुम चिंता मत करो, तुम बस ऐश करो। और यह कहकर आकाश पायल के गाल को चूम लेता है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक गाड़ी बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही थी और धीरे धीरे उनके करीब बढ़ती जा रही थी। वे खुद को बचा पाते इससे पहले ही गाड़ी उन्हें कुचलती हुई उनके ऊपर से निकल जाती है। वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। दोनों खून से लथपथ उस गाड़ी की ओर देखते हैं, लेकिन उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुलता है, लेकिन उसमें से उतरने वाला कोई नहीं था। वे सब समझ चुके थे कि उन्हें किसने मारा। वे दोनों वहीं पर दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद अंकिता की शादी अविनाश से होती है। राहुल की आत्मा शादी में मौजूद थी और वह अंकिता की शादी को देख रहा था। तभी राहुल को एहसास होता है कि उसे कुछ हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। शायद उसे मुक्ति मिल चुकी थी। कुछ ही पल बाद राहुल का पूरा शरीर गायब हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।